प्रदेश से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करते हैं। हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। रूस यूक्रेन वार विश्व शांति का तलबगार। संदर्भ यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। उम्मीद हम लोग ये कर रहे थे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा कहीं ना कहीं युद्ध की तपिश कम होती जाएगी और आखिरकार दुनिया के तमाम देश एक राय होकर इस मसले पर कोई ना कोई समाधान तक पहुंच जाएंगे या कोई निर्णायक फैसला ही युद्ध में हो जाएगा। लेकिन समय गुजरता जा रहा है, तमाम देश अपने अपने हित साधने में लगे हैं, बताते विश्व शांति के संदर्भ में कोशिशें हैं, पर दरअसल इस युद्ध में भी अपने लिए क्या फायदा देखा जा सकता है इस कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन है, दोनों के बीच में परस्पर जंग का सिलसिला जारी है। रूस आक्रामक की भूमिका में है, यूक्रेन रक्षार्थ भूमिका में है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि रूस की आक्रामकता कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है और यूक्रेन पलटवार करने में सक्षम हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम दो हुए पिछले दिनों में। एक घटनाक्रम यह हुआ कि बाकायदा रूस ने ऐलान किया कि उसने यूक्रेन के 4 हिस्सों को अपने देश का हिस्सा बना लिया। उनमें से एक इलाका है खेरसान, और खेरसान इलाके में जेलेंस्की अर्थात यूक्रेनी राष्ट्रपति की फौज ने हमला बोलकर रूसी फौजों को पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया और इस हद तक बाध्य कर दिया कि रूसी फौज ने बाकायदा ऐलान किया कि हम खेरसान इलाके को खाली कर रहे हैं। यह पुतिन की एक बड़ी हार और जेलेंस्की की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पर इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी हुआ कि खेरसान से पीछे हटने के एवज में रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए। 100 की करीब मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों ने यूक्रेन के एस्टेब्लिशमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से प्रभावित किया। अधिकांश तौर पर बिजली घरों को निशाना बनाया गया, जिससे तमाम शहरों की बिजली व्यवस्था या आपूर्ति प्रभावित हुई। पर साथ ही हुआ ये कि 2 मिसाइल पोलैंड के सीमा पर भी जाकर गिरी और पोलैंड के 2 नागरिकों की मृत्यु भी हो गई। तुरंत जेलेंस्की ने बोला कि यह रूस के द्वारा किया गया हमला था और रूसी मिसाइलों ने पोलैंड की धरती पर यह हमला किया। जेलेंस्की की कोशिश थी कि अगर रूसी हमले के तौर पर यह स्थापित हो जाए तो नाटो प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरू में ही इस संभावना को खारिज कर दिया और आखिरी में G7 की आपात बैठक के बाद भी कह दिया गया कि यह मिसाइल रूस ने नहीं दागी थी। क्या नाटो ने डर के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की या दरअसल हुआ भी यही था? कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि अभी बाली में G20 देशों की भी जो बैठक हुई उसमें भी एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें बताया गया कि यह समय युद्ध का नहीं है। हम समझना ये चाहते हैं कि आखिर युद्ध का समय रहता कौन सा है, जो ये बार बार कहा जा रहा है कि यह समय युद्ध का नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक स्पष्ट तौर पर राय दुनिया की सामने क्यों नहीं आ रही है? सब गोल 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 बातें कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, 2 बात समझने की कोशिश करेंगे। क्या रूस और यूक्रेन परस्पर इस युद्ध का नतीजा दे पाने में सक्षम है या विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी अब इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहना चाहिए? इस अहम मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए संवेदनशील विषय पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ये कमाल की बात कही थी। ईमानदारी से विचार कीजिए, क्या वाकई इस समय दुनिया के तमाम देश या इन देशों के प्रमुख शांति के लिए उतनी ही शिद्दत से प्रयत्न कर रहे हैं जितना अगर युद्ध के हालात में वो प्रयत्न करते हैं? शायद हमारे हिस्से में निराशा आएगी। इस निराशा के साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार साहब खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त JS सोढी साहब एक बार फिर जुड़ चुके हैं। इस बार चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मास्को से हमारे साथ में सुमित हुड्डा जी हैं, जो रूस यूक्रेन विषय के मामले में जानकार हैं, लंबे समय से रूस में ही रह रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रोविंद्र सचदेव जी भी जुड़ चुके हैं। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अशोक सज्जनहार साहब से ही करना चाहता हूं। अशोक सज्जनहार साहब से जानना चाहता हूं, क्या देख पा रहे हैं सज्जनहार साहब इस पूरे मसले पर? कितने आशावादी और कितने निराशावादी हैं आप अभी के संदर्भ में? क्या वाकई दुनिया की तमाम संस्थाएं या दुनिया के तमाम देश ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं युद्ध के खात्मे के लिए, या तमाशबीन बने हुए हैं तालियां बजाने के रूप में? आपसे समझना चाहता हूं। अलग अलग स्तरों पर बैठक हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बैठक हो रही है, पर कोई बैठक कोई परिणाम दे पा रही हो अभी तक ऐसा दिखा नहीं। क्या कहते हैं?
देखिए हिमांशु जी, दो तीन चीजें हैं इसमें। शुक्रिया एक तो मुझे आमंत्रित करने के लिए, हमेशा अच्छा लगता है आपके कार्यक्रम में आने पर। जी तो दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर हम देखें इस युद्ध की जब शुरुआत हुई 24 फरवरी को, जी उसके बाद बहुत फेरबदल हुआ है इस युद्ध में, क्योंकि कहा जाता है ये उस समय भी ये समझा जाता था जो रूस वहां पर हमला कर रहा है यूक्रेन में 8-10 दिन चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा। और राष्ट्रपति पुतिन का भी यही समझना था जो वहां पर उनकी फौज जाएगी, कीव में जो सरकार है वो गिर जाएगी, वो अपनी सरकार वहां पर लगा देंगे, जो वहां पर कुछ पूर्व के क्षेत्र हैं उनको अपने साथ मिला लेंगे, अपनी मनचाही वहां पर सरकार इस्टेब्लिश करेंगे और सब ठीक ठाक हो जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। जी और सभी के जहन में वो सबकी आंखों के सामने वो तस्वीरें हैं जब वो 64 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय उन्होंने वहां पर रूस के टैंक्स वगैरह थे, अभी बस कीव के ऊपर हमला बोलने जा रहे हैं, और कीव बिल्कुल भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, 26 सितंबर को ये जो 4 क्षेत्र थे जी उन्होंने उसको अपने साथ मिला लिया। जो ये पहले तो कहते थे ये जो लुहांस्क और दोनेत्स्क हैं ये 2 रिपब्लिक्स हैं जिसमें रूसी आबादी के तादाद ज्यादा है, तो इसीलिए उनका रुझान वहां पर है, वो उनके साथ जाना चाहते हैं। परंतु उसके साथ साथ जापोरिजिया और खरसोन को भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि सामरिक तौर से वो देखा गया जो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी रूस के लिए, अगर वो ब्लैक सी के ऊपर अपना पूरा कब्जा करना चाहते हैं। और वो चाहते तो ये भी हैं जो यूक्रेन को बिल्कुल ही ब्लैक सी से एकदम उसका जो कनेक्ट है वो एकदम खत्म कर दिया जाए, ओडेसा को भी ले लिया जाए। जी तो वो उन्होंने 26 सितंबर को अनाउंस तो कर दिया और कह दिया जो ये हमारी रूसी टेरिटरी है और जो भी इसके ऊपर अटैक करेगा हम इसको समझेंगे जो उसने रूस के ऊपर हमला किया है। जी पर उसके बाद अगर देखा जाए तो चाहे वो खार्किव हो जो ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर साउथ ईस्ट में खरसोन में हो, तो वहां से वो उसको पीछे रूस की जो सेना है उसको पीछे खदेड़ रहा है। जी और हालांकि ठीक है, शुरुआत में उसने रूस ने करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का टेरिटरी उसने ले लिया हो, परंतु ऐसा अब मेरे ख्याल से कोई ठीक आंकड़े तो है नहीं। कल मैंने सुना किसी एक चैनल पर वो कहते हैं अभी यूक्रेन ने करीब 50-60 हजार स्क्वायर किलोमीटर वापस ले लिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, परंतु ये जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो खिरसौन से वहां पर उनको खदेड़ दिया है, खार्किव से खदेड़ दिया है, वगैरह वगैरह। जी तो ऑन द बैटलफील्ड ग्राउंड पर रूस के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। जी तभी वो इधर उधर से अपना वो कहते हैं भाई क्रिमिनल्स को भी उसने रिलीज कर दिया है, उसने बहुत सारे अपने 300,000 रिजर्विस्ट को बुला लिया है, वगैरह वगैरह। तो हालात यहाँ पर हैं जो अभी भी जो समझा जा रहा था, जो जिसे कहा जाता है दैट रशिया इज टू बिग टू लूज एंड यूक्रेन इज टू स्मॉल टू विन जी दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने वो बदलाव किया है। परंतु फिर भी ओवरऑल मैक्रो स्ट्रक्चर में मैं देखता हूं जो कोई बहुत मुश्किल है, अगर नामुमकिन नहीं है, यूक्रेन का जीतना इस युद्ध में। जी अब यूक्रेन यहाँ पर लड़ाई कर रहा है क्योंकि उसको सारे जो अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं वो वहां से मिल रहे हैं, पश्चिम से मिल रहे हैं। जी और पश्चिम के जो देश हैं, नेटो है, अमेरिका है, वो उनका अपना इसमें वो चाहते हैं जो रूस को जितना कमजोर किया जाए वो बेहतर है, क्योंकि रूस तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, 17-18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतनी ज्यादा उसमें मिनरल रिसोर्सेज हैं, जितना उसको वीक किया जाए उतना वो ठीक है। जी तो इसीलिए अब देखिए लड़ाई तो शुरू हुई है क्योंकि पुतिन साहब ने इसमें हमला बोला है। जी अब उनकी क्या मंशा है ये मेरे विचार से कोई नहीं बता सकता है। जी अब आपने कहा है यूनाइटेड नेशंस नहीं कुछ कर पाया है। देखिए यूनाइटेड नेशंस जिसका G20 में भी अभी जिक्र किया गया है, जी जब 2 मार्च को उसके बारे में जब बातचीत हुई थी, 141 देशों ने, हिमांशु जी, रूस के विरुद्ध वहां पर वोट किया था। जी और केवल 5 देश थे रूस को मिलाकर जिन्होंने रूस के साथ वोट दिया था। जी और वही जो बाद में भी वोट आए हैं वो इसी प्रकार के रहे हैं। जी तो जो पूरी दुनिया की जो वो है सोच है, वो तो यही है जो रूस को वहां से हटना चाहिए, निकलना चाहिए। परंतु अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बना है,
जी उसमें अब रूस के पास वीटो है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके विरुद्ध वहां पर। जी तो हालात यहाँ पर, जिसे मैं कहूंगा, एक स्टेलमेट बना हुआ है। अभी मैं आपके उस कमेंट पर अभी रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं जो एक S-300 मिसाइल गिर गई 6 किलोमीटर अंदर पोलैंड के, जी क्योंकि वो फिर नहीं तो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा इसमें वक्तव्य। जी परंतु मैं यही कहूंगा, जो अब स्टेलमेट का एक एक्सरसाइज है, एक सिचुएशन आ गई है। परंतु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए, वहां पर G20 में एक फॉर्मुलेशन बनाने में इतनी दिक्कत आई है, जी जो भाई कैसे इसको दर्शाया जाए बाली डिक्लेरेशन में। तो जी देखिए, जमीनी तौर पर कुछ कर पाना मेरे ख्याल से अभी काफी मुश्किल रहेगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है जो हमें कोशिशें छोड़ देनी चाहिए, कोशिशें यकीनन करते रहने चाहिए। सज्जन साहब, मैं और एक सवाल आपसे करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। क्या वाकई अभी कोई भी चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो या रुक जाए? क्या व्लादिमीर पुतिन, क्या जेलेंस्की, या पश्चिम के वो तमाम देश जो यूक्रेन के मददगार बने हुए हैं, क्या आप महसूस नहीं करते हैं दरअसल इनकी मंशा युद्ध को चलाए रखने की है, खासतौर पर पश्चिमी देशों की? इन्हें लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जमीन यूक्रेन की, फौजें यूक्रेन की, हमारा केवल साजो सामान जा रहा है, कुछ हथियार जा रहे हैं, और इसके बदले में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रूस उलझा हुआ है, दिनों दिन कमजोर हो रहा है। क्या इसी ने इस युद्ध को इतना लंबा नहीं खींच दिया है? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट आप ये कहेंगे शायद ठीक है, जी परंतु जो मुश्किलात इन देशों के ऊपर पड़ रही है हिमांशु जी, जी बहुत जबरदस्त मुश्किलात है। मैं अभी यूरोप से होकर आया हूं, और जो वहां पर कमी है, जो इन्फ्लेशन है, जो एनर्जी कॉस्ट्स हैं, जर्मनी में 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उनके पास जर्मनी सबसे बड़ी उनका इंडस्ट्रियल पावर है, और उसके पास अगर एनर्जी नहीं है, वो फिर से अपना कोल पर जाना शुरू कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फिर, जो कि एंगेला मर्केल ने बहुत पहले उसको हटा दिया था। जी तो वो उसके ऊपर जाने के लिए फिर से बाध्य हो गए हैं। तो देखिए, उनके लिए इट इज नॉट अ केक वॉक फॉर देम। जी मैं अभी वहां भी था, यूके में था। वहां पर इतने एनर्जी के प्राइसेस हो रहे हैं, और सभी ये कह रहे हैं, जो वहां पर जो जब विंटर आएगी, जी तो तब ना उनके पास ऑयल आ रहा है वहां से, रूस से, ना जी गैस आ रही है रूस से, दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो चाहे हाउस होल्ड के लिए हो या इंडस्ट्री के लिए हो, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो ये मेरे विचार से कहना थोड़ा सा सुपरफिशियल होगा, जो वो बस केवल अस्त्र शस्त्र देते जा रहे हैं, और उनको अपने आप इसका कोई खामियाजा नहीं उठाना पड़ मैं रहा है। सोढ़ी मैं साहब के पास जाऊं उससे पहले एक इसी में जोड़ता हूं सज्जन साहब। क्या यूरोप वाकई स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है, या अमेरिका के पीछे चलने की फितरत के चलते अमेरिका के साथ जुड़े रहने की बाध्यता है? जो बाइडेन का कौन सा नुकसान हो रहा है, अमेरिका का प्रत्यक्ष कौन सा नुकसान हो रहा है? ठंड आ रही है, एनर्जी के संदर्भ में दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत किनको आ रही है? यूरोपियन देशों को आ रही है। जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, जिसका नाम अमेरिका है, उसके हित तो सदरे हैं, और लोगों की ऐसी मान्यता रही है कि अमेरिका अपने हितों के संदर्भ में सबसे ज्यादा जागरूक रहता है, और ये युद्ध अमेरिका हितों के अनुरूप है। देखिए, वहां पर आप ठीक कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वहां से अगर रूस से गैस नहीं आ रहा है, तो अमेरिका से एलएनजी आ रही है, बहुत महंगे दाम में एलएनजी, यहाँ पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस वगैरह वो दे रहे हैं। परंतु इस युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन वहां भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। जी वो वहां भी 4 दशक में जी जितना वहां पर इन्फ्लेशन है, वो उससे पहले नहीं हुआ है। जी वो 4 दशक के बाद इतना बड़ा वहां पर इन्फ्लेशन हुआ है। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं, जो इस समय जितना पोलराइज सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स में, जी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का, और ये तो मेरे विचार से कुछ भी कहिए, वो तो अभी उसका समय नहीं है उसमें बातचीत करने का। परंतु मिड टर्म इलेक्शंस में तो यही सोचा जा रहा था, जो क्योंकि इकोनॉमी पर इतना जोर का वार पड़ा है, जी तो बिल्कुल एक रेड वेव जो लेड बाय मिस्टर ट्रंप, वो जी एकदम उसको वहां पर उसको स्वीप करेगी, और इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी डेमोक्रेट्स के लिए। ये नहीं हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके कारण हम और समय इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जी परंतु ये अमेरिका के लिए भी, जो बाइडेन के लिए भी, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, वहां की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत ही मुश्किलें पैदा कर बहुत सकती ही है। मुश्किलें पैदा कर सकता है। सज्जनहार साहब, इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं इस विचार के साथ है कि ये बहुत
सुपरफिशियल होगा अगर हम ये माने कि ये पश्चिमी देश युद्ध को बनाए रखना चाहते हैं। पर रूस क्या सोचता है, रूस के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे इस कार्यक्रम में खासतौर पर मॉस्को से सुमित हुड्डा जुड़े रहे हैं। सुमित जी, आपसे जानना चाहते हैं, पुतिन को लोग समस्या के तौर पर देख रहे हैं या अभी भी मॉडल के तौर पर देख रहे हैं? रूस की जीवनचर्या कितनी प्रभावित है? क्या इस युद्ध ने रूस के लोगों को महंगाई की दृष्टि से परेशान कर दिया है? क्या रूस के लोगों में कोई असंतोष है, या रूस के लोग मान रहे हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है, देश के हित में हो रहा है, और पुतिन जो कुछ भी कर रहे हैं आखिरकार इस देश के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले तो हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ इनवाइट करने का जी टॉक शो में। देखिए, रशिया में मिस्टर जो व्लादिमीर पुतिन है जी वो पॉपुलर लीडर हैं। जी ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो वहाँ के लोगों में अभी भी बहुत पॉपुलर है। जी लेकिन जो आर्थिक स्थिति है जी वो वॉर के बाद बिगड़ रही है। जी सैंक्शन से भी लोग परेशान हैं। काफी जो अपर मिडिल क्लास है और जो रिच लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही समस्या हो गई है, क्योंकि वो यूज टू नहीं है रशियन सामान के। जी ठीक है, लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जी और वो पुतिन के साथ हैं। जी सिर्फ बड़े शहरों में आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो यंगस्टर है, जैसे मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, जी वो यंगस्टर लड़ाई से सहमत नहीं है। जी लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर जाते हैं देश के, तो वहाँ पे लड़ाई से सहमत ना होते हुए भी वो पुतिन को ही सपोर्ट करते हैं, और लोग समझते हैं कि पुतिन जो भी कर रहा है वो देश के हित के लिए कर रहा है, देश के संदर्भ में कर रहा है। दूसरा, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या रूस के लोगों को उम्मीद है कि हम यूक्रेन को जल्द जीत लेंगे, या लोगों में इस बात को लेकर निराशा है कि यूक्रेन जैसे देश को जीत पाने में हम अभी तक नाकाम है, जेलेंस्की को घुटनों पर लाने में अभी तक हम नाकाम हैं? कितने आशा या निराशा के साथ है रशिया के लोग? देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है निराशा बढ़ती जा रही है, जी और रूस की आर्मी पर विश्वास थोड़ा सा होता जा रहा है। लेकिन क्या है, वो अपने नेता में विश्वास करते हैं, इसलिए सब यही समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक कोई फैसले चल रहे हैं जिसके तहत हमें पीछे हटना पड़ रहा है। जी मेजॉरिटी यही विश्वास करती है। तो सुमित हुड्डा जी समझाना चाह रहे हैं कि पीछे हटने के फैसले को भी पराजय के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। लोग अभी भी रशिया में बैठे हुए लोग ये मान्यता रखते हैं कि अगर पीछे हटने का फैसला हुआ है तो इसमें भी कोई ना कोई बड़ी रणनीति है आगे की बड़ी सफलता के लिए। लेकिन मेरे साथ में जय सोढ़ी है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, उनसे समझना चाहता हूँ, ये पीछे हटने का फैसला, कुछ इलाकों को अपना बताना और फिर वहां से पीछे हटना, ये रणनीति का हिस्सा है या कुल मिलाकर खदेड़ दिए गए हैं आप, हार गए हैं आप? क्या है थोड़ी सा? डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जी सुन त्सू, जो कि प्राचीन समय के एक विख्यात चीनी मिलिट्री थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि जितना लंबा युद्ध चलता है उतना हमलावर जीत से दूर होता है। आज तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं इस युद्ध को, और इस युद्ध के अगर हम पिछले 3-4 महीने में देखें चीजें, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि रूस इस युद्ध में बैकफुट में है और आस्ता आस्ता इस जंग को हारते हुए जा रहा है। मैं आपको इसके 2-3 अहम पॉइंटर दूंगा। सबसे पहला कि रूस ने 3 बारी अपने यूक्रेन के थिएटर कमांडर को चेंज किया है। जब 24 फरवरी को युद्ध हुआ तब उनका कोई थिएटर कमांडर नहीं था, सारे ऑपरेशंस मॉस्को से कंट्रोल हो रहे थे। उसके बाद वो मार्च के महीने में जनरल अलेक्जेंडर वार्निकोव को लेके आए, 1.5 महीने बाद उनको निकाल दिया। फिर जनरल मिखाइल टेप्लिंस्की को लेके आए, उनको निकाल दिया, और अब जनरल सुरोविकिन हैं जो कि यूक्रेन के थिएटर कमांडर हैं। किसी भी जंग में थिएटर कमांडर सिर्फ 3 हालात में बदला जाता है। एक, या तो उसकी मौत हो जाती है, दूसरा या वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है, या फिर जो लड़ाई है वो प्लान के मुताबिक नहीं चलती है। जो पहले थिएटर कमांडर निकाले गए वो ना गंभीर रूप से घायल हुए थे ना वो मर गए थे। तो पहली चीज, सबसे बड़ी चीज है कि युद्ध उनके प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है। दूसरी चीज, जब 26 सितंबर को रूस ने ऐलान किया कि ये 4 इलाके अब रूस के हैं, रूसी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहता है कि एक बार
कोई भी हिस्सा रूस का हो गया तो हर कोशिश की जाएगी उस हिस्से को रूस में रखने के लिए और किसी हालात में उन जगहों को वापस नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह चीज हमने खरसों में नहीं देखी। खरसों से रूसी सेना को पीछे होना पड़ा। अब अगर ये हम चीजें देखें, इससे स्पष्ट होता है कि जो ये युद्ध है वो रूस के फेवर में नहीं जा रहा है और आस्ता आस्ता ये जो लड़ाई है रूस के हाथ से जा रही है। अब रूस के सामने एक ही विकल्प है और वो विकल्प है कि किसी तरह नाइपर नदी के पूर्व हिस्से को, जहां पे दोनबास का इलाका है, ज़ैपोरिज़िया है, उस पे किसी तरह कब्जा बनाए रखें ताकि इस युद्ध का जो मकसद है उसको दिखाया जा सके। मैं डॉक्टर साहब एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर राष्ट्रपति पुतिन का मकसद सिर्फ ये दोनबास के इलाके ही था तो 24 फरवरी को कभी वो नाइपर नदी को पार ही नहीं करते। लेकिन हकीकत ये कि वो लालची हो गए थे, उन्हें लगा कि 7 से 10 दिन के अंदर मैं कीव पे कब्जा कर लूंगा और यूक्रेन में मैं अपनी मनचाही सरकार बनाऊंगा। लेकिन वो चीज हुई नहीं और रूसी सेना को टाइम टू टाइम पीछे हटना पड़ा। तो अब रूस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि को मेंटेन करने की सुपर पावर की, और इसीलिए अब उसकी पूरी मुमकिन कोशिश होगी कि नाइपर के पूर्व में जो हिस्सा उनके पास में उसको किसी तरह कंट्रोल करके रखें। और जो ये जनरल सुरोविकिन को लाए हैं अभी, जो नए इनके यूक्रेन के थिएटर कमांडर हैं, इनको सीरिया का काफी अनुभव है और जो उन्होंने सीरिया में किया वही चीज अब वो यूक्रेन में कर रहे हैं कि यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके बिजली के सब स्टेशन और पीने पानी की जो जगह हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि पता अभी और 15 दिन में यूरोप में काफी ठंड आ जाएगी, काफी बर्फ गिरेगी। तो ये 4-5 महीने वो यूक्रेन की जनता को बहुत कष्ट देना चाहते हैं और सोचते हैं कि इससे यूक्रेन का मनोबल टूट जाएगा और शायद यूक्रेन इस लड़ाई को बंद करने के लिए तैयार होगा। लेकिन मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा कि यूक्रेन इस जंग को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने जो गलती 8 साल पहले 2014 में की थी क्रीमिया को खोके, जिसके बाद उन्हें कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिया था, बिल्कुल निश्चित है कुछ साल बाद रूस फिर से यूक्रेन पे हमला करेगा और जगहों को अपने देश में शामिल करेगा। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या जमा हुआ टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे ना रूस यूक्रेन ये युद्ध खत्म करना चाहेगा अब ना यूक्रेन ये युद्ध खत्म करना चाहेगा। मैं थोड़ा सा 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं। चाहे वो क्रीमिया के संदर्भ में बात थी, चाहे डोनबास एरिया के संदर्भ में बात थी, या लुहांस्क के संदर्भ में बात थी, इनके संदर्भ में एक तथ्य यह दिया जाता था कि वहां पर जो अधिसंख्य आबादी है उसकी भावनाएं रूस के साथ हैं, वो रूसी भाषा बोलते हैं, रूसी संस्कृति से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए उस इलाके को अपने हिस्से के तौर पर शामिल करने में पुतिन को सहूलियत थी, क्योंकि वहां की जनभावना कहीं ना कहीं रूस के साथ थी। पर चाहे जो ज़ापोरिज़िया का हिस्सा है या खेरसान वाला इलाका है, इनके संदर्भ में ऐसे हालात नहीं है। वहां पर रूसी भाषा के संदर्भ में या रूसी संस्कृति के संदर्भ में वैसा प्रभाव नहीं दिखता। क्या आपको नहीं लगता है कि ये चूक पुतिन को भारी पड़ी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर विरोध ज्यादा है और एक आक्रामक का जब स्थानीय जनता आपके विरोध में हो तो उस पर काबू रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो इस पर आपसे नजरिए चाहिए। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से खेरसान से खदेड़ दिए गए रूसी सैनिक, क्या इसके चलते क्रीमिया के संदर्भ में संकट पैदा हो गया है? क्योंकि खेरसान से लगा हुआ इलाका क्रीमिया बताया जाता है। क्या जेलेंस्की क्रीमिया को वापस पाने की कोशिश करेंगे? जिस तरीके से उन्होंने G20 के सम्मेलन में बोला है कि हम यूक्रेन की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, तो अखंड अगर यूक्रेन की बात है तो क्रीमिया उसका हिस्सा है। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, मैं आपके दोनों प्रश्न का एक एक करके जवाब देता हूं। पहली बात है, जो जन भावना या विल ऑफ द पीपल होती है वो किसी भी युद्ध में बहुत अहम होती है जी। चाहे हम देखें अमेरिका ने वियतनाम में क्या किया, रूस ने अफगानिस्तान में क्या किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया, जिन जिन देशों में हमला बोला गया, अगर उन देशों की जनता की जन भावना हमलावर देश के साथ नहीं है, वहां पे जीतना बिल्कुल मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। और अगर राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी को ये जंग सिर्फ दोनबास के इलाके तक रखी होती तो निश्चित तरीके से 7-10 दिन के अंदर ये जीत उनकी थी। लेकिन क्योंकि वो नाइपर नदी के पश्चिम चले गए, पूरे कीव पे कब्जा करने की कोशिश की, तो ये जंग ये पहले दिन से इन्होंने हारनी शुरू कर दी थी। दूसरा जो आपका प्रश्न है क्रीमिया का, अब क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक जीत की एक खुशबू आ चुकी है खरसोन पे कब्जा करके, अब वो किसी हालत में बाकी इलाकों पे भी वापस अपना कब्जा करना चाहेंगे, जिसमें क्रीमिया शामिल है।
क्योंकि क्रिमिया हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ब्लैक सी के पास में है, और सबसे अहम है कि ये जो स्टेट ऑफ कच्छ को कंट्रोल करता है, जो कि ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी और आगे अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो अब क्योंकि ये जो जीत हुई है खरसोन की, इससे यूक्रेन के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए हैं, इसके साथ अमेरिका के हौसले बुलंद हो गए हैं, नाटो के हौसले बुलंद हो गए हैं। तो जब तक अब यूक्रेन अपने ये कब्जा वाली, जो रूस ने कब्जा वाली जगह की हुई है, उनको वापस नहीं ले लेता, तब तक यूक्रेन इस युद्ध को अपनी तरफ से बंद नहीं करेगा। सोडी साहब कह रहे हैं कि हौसले बहुत बुलंद हो गए, क्या वाकई ऐसा है? इसका उत्तर लेने के लिए मैं रोविल सचदेव आपके पास आना चाहता हूं। जेलेंस्की ने पूरी तरीके से बताने की कोशिश की थी कि जो मिसाइल गिरी है वो रूस ने दागी है, जो पोलैंड के ऊपर गिरी है। आशय यह था कि पोलैंड नाटो का सदस्य है, अगर पोलैंड पे हमला हुआ है, नाटो पे हमला हुआ है, और नाटो पे हमला हुआ है तो पूरे नाटो को अब रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए। पर जो बाइडेन बिना किसी रिपोर्ट का इंतजार किए पहली स्टेटमेंट ये दे दे कि मैं नहीं मानता ऐसा हुआ होगा। पुतिन का बयान बाद में है, बाइडेन का पहले है, और आखिरी में कह भी यही दिया गया कि नहीं नहीं, ये यूक्रेन ने बचाव में जो मिसाइल दागी थी वो आई है। आपसे जानना चाहता हूं, क्या नाटो अभी भी इस मानसिकता में कि हमें इस युद्ध का हिस्सा बनना है प्रत्यक्ष तौर पर? थैंक यू। नहीं, देखिए, नेटो टोटली अवॉइड एंड क्लियरली अमेरिका ने कह दिया है हम अपने सोल्जर हम लड़ना नहीं चाहते। कुछ दिन पहले फिर उन्होंने कहा है जी। अब ये जो पोलैंड वाला किस्सा हुआ है, ये केवल मैं कहूंगा ये इंडिकेट करता है कि इस वॉर में बहुत स्कोप है मिस कैलकुलेशन का, एक्सीडेंट का। कोई ऐसा एक्सीडेंट या मिस कैलकुलेशन हो जाए, एक साइड ने कुछ करा और दूसरा साइड विदाउट वेरीफाइंग जल्दबाजी में रिटेलिएट कर दे, तब ये चिंगारी भड़क जाएगी बिटवीन अ नेटो एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो ये एपिसोड वो डिपिक्ट करता है। बट अदरवाइज ये जो बाइडेन का ठीक है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं नहीं हम इन्वॉल्व होना चाहते, और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ही, बाइडेन ने जो भी कहा तो कुछ तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इनपुट दी होगी ना अपने प्रेसिडेंट को, तभी उसने कहा। तो उनके पास ये इनपुट इमीडिएटली होगी कि ये रशिया ने फायर नहीं करा है, ये जो यूक्रेनियंस इंटरसेप्ट कर रहे थे वो शायद इधर आके गिर गया है। ना कपल ऑफ थिंग्स, अगर जैसे आप जो बातें कर रहे हैं इनको मैं कुछ पॉइंट्स उठा लूं जी। शुरू में आपने कहा था कि आई मीन पीस के लिए भी हमें उतनी जोर से फाइट करना चाहिए जितना वॉर के लिए, और कोई ऐसा कर नहीं रहा है इस समय। यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोई पीस की बात नहीं कर रहा है जी। इस समय। बात यह है कि मैं ज्यादा दमदार या आप ज्यादा दमदार, केवल वो कॉन्टेस्ट चल रहा है बिटवीन नेटो और बिटवीन नेटो चल रहा है, नेटो एंड यूएस एंड रशिया। क्लियरली यूक्रेन तो प्रॉक्सी वॉर बन गया है। Okay, another thing which is coming here clearly is Russian military की performance has been extremely poor and shocking and hollow. जी। In fact, सुपर पावर का ये हाल हो रहा है, खार्किव का जो शहर है जी 40 किलोमीटर दूर है रशियन बॉर्डर से जी। उसको मुश्किल से कैप्चर भी नहीं कर पाए, जितना कर पाए वहां से खदेड़ दिए गए जी। ओके, कीव तक ये काफिला जा रहा था। तो मिलिट्री वाइज बड़ी चीजें हैं, परफॉर्मेंस की, इनकी इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस की, रशियन टेक्नोलॉजी बाय द वे की भी बहुत एक्सपोजर हो गया है, और इसका हमें भारत को भी बहुत बड़ा लेसन है क्योंकि हमारे पास भी ज्यादातर आर्मामेंट्स रशियन ओरिजिन की हैं। रशियन टेक्नोलॉजी और इनके जो वेपन्स हैं ये आउटडेटेड सिस्टम्स पे हैं, इनके डिजाइन फ्लॉज हैं, इनके टैंक्स के जो ये मारे गए सारे तो कीव तक चले गए सड़क पे। और आपको खुद पता है कि उस मौसम में सड़क के किनारे जमीन गीली होती है बारिशों से, तो टैंक फंस जाते हैं, आप चले जा रहे हैं, आपको खुद अपनी हिस्ट्री का नहीं पता। आई डोंट नो स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी अगर आप देखें स्ट्रैटेजी वाइज जी, सारा नेटो शुरू में कुछ नहीं कर रहा था, बात कर रहा था, पर पोलैंड से आने शुरू हुए वेपन्स धड़ाधड़, जिसके कारण यूक्रेन लड़ रहा है। अरे आपको लड़ना है तो आप वेस्टर्न यूक्रेन में उन वेपन्स को ब्लॉक क्यों नहीं करा आपने? आई डोंट नो। आप उनको ब्लॉक करो ना, जितने हाई मार्स जैवलिन स्टिंगर्स आ रहे हैं वहां से, उनको आप शुरू में ब्लॉक करते तो यहाँ आते जो आपको इन्होंने पीछे करा। सो एनीवे फॉरगेट, देयर इज अ लॉट टू बी गोइंग देयर ऑन स्ट्रेटजी पार्ट, बट टेक्नोलॉजी पार्ट इज वेरी वरिंग फॉर अस। और यस, अमेरिका एंड यूके एंड वेस्टर्न इंटेलिजेंस कंप्लीटली सैटेलाइट से स्पाइंग कर रही है, रशियंस की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रही है, उन लोकेशंस को यूक्रेनियंस को बता रही है, यूक्रेनियंस फायर बैक कर रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन।
जी Now, US और NATO का ऑब्जेक्टिव, yes, I think as Ambassador Sajjan said, very clear. रशिया की इकोनॉमी को डीग्रेड कर दो, जी रशिया की मिलिट्री को डीग्रेड कर दो, रशिया की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को डीग्रेड कर दो, रशिया को एक पिग्मी देश बना के हुक्का पानी बंद करके दरवाजे के बाहर खड़ा कर दो। ये ऑब्जेक्टिव है इस समय रशिया और वेस्ट का। जी ना अब एक आपने जो बात कही थी, और एम्बेसडर और आई थिंक कर्नल साहब ने भी ये हुआ था, आप जो कह रहे थे कि ये तो फायदा हो रहा है, आर्म्स बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। यस, आर्म्स बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, बट यस, एज एम्बेसडर मेंशन्ड, इससे कुछ नुकसान भी हो रहा है। और कह नहीं सकते किस तरह यूरोप में या यूएस में, जो भी मिड टर्म इलेक्शंस का जिक्र था, यूरोप के अंदर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे अगर यही माहौल करीब साल भर चलता रहा। जी पर उसका फ्लिप मीनिंग ये है, पुतिन के पास करीब 1.5 साल का वक्त है। जी जितना भी ये जो प्रेशर, गैस का ब्लैकमेल या जो भी कहें, या प्रेशर बनाना चाहता है, यूरोप में बना ले, नहीं तो 1-1.5 साल में। कल ही जर्मनी ने एक अपना पूरा नया एलएनजी टर्मिनल बनाया है, जिसमें शिप आकर के तेल एलएनजी गैस डालेंगी, राइट। जी 1 साल के अंदर यूरोप इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा, और उसके बाद रशिया के पास कोई लीवरेज नहीं रह जाएगी यूरोप के ऊपर। तो 1 साल का वक्त है, ठंड का भी, बल्कि गर्मी में भी बिजली चाहिए होती है, अलग अलग स्टेजेस का। ये विंटर, अगली विंटर तक अगर यूरोप खींच गया, बिना जितनी भी दिक्कत करके तो कर सज्जन गया, साहब एक बात बताइए, सज्जनार साहब इस विचार के साथ थे कि इस युद्ध को लंबा चलाए रखने के संदर्भ में यूरोप या अमेरिका बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं होंगे। क्या आप भी सज्जनहर साहब के इस विचार के साथ हैं, या जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी और लाभ की चीजें आप बता रहे हैं, तो साथ ही तो समझ में आता है युद्ध जितना लंबा चले, जितना तगड़ा हो उतना अच्छा है, जितना रूस कमजोर होगा हम अपने उद्देश्य के उतने ही नजदीक पहुंचेंगे। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, कुछ हद तक तो वैसे ही रहेगा ना। देखिए, इस युद्ध का अभी जैसे बात हो रही है, कुछ समाधान समझ नहीं आ रहा है एटलीस्ट ओवरऑल, जी कि कौन हटेगा कौन रुकेगा, सीज फायर होगी भी, या ये ऐसी कभी लो इंटेंसिटी, कभी ज्यादा, कभी लो, कभी ज्यादा, ऐसे ही चलता रहेगा। जी इसमें रशिया को एक और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। रशिया की बहुत बड़ी दुनिया में वाकई थी वेपन एक्सपोर्ट्स। जी अब रशिया अपने वेपन को, उसकी परफॉर्मेंस देखे, कौन उसके वेपन खरीदने जा रहा है, वन, कुछ खरीदे जाएंगे मानो अच्छे वाले, बट सेकेंडली रशिया को खुद अपने लिए वेपन चाहिए। जी थर्डली, जो सैंक्शंस लग रही हैं सेमीकंडक्टर्स वगैरह पे, तो रशिया कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स बना के एक्सपोर्ट करेगा। तो रशिया को बड़ा मेजर तरीके से फंसाया एंड कॉम्प्लिकेट हो गया है रशियन से। तो कुल मिलाकर रशिया भुगत रहा है, उलझ रहा है, और जैसे जैसे समय गुजर रहा है रशिया के लिए संकट खड़ा हो रहा है। पर यह संकट या भारत के संदर्भ में भी खड़ा हो रहा है, ये सवाल है। मैं सज्जन साहब आपसे पूछना चाहूंगा इस विषय के संदर्भ में, थोड़ी रोशनी की उम्मीद करता हूं कि जिस तरफ रोबिन सचदेव इशारा कर रहे हैं कि रशिया के हथियारों को लेकर अब सवाल खड़ा हो गया है। जो हथियार उसके अपने मुल्क का साथ नहीं दे पा रहे, हम उन हथियारों के भरोसे में अपनी सुरक्षा का भरोसा पाले हुए बैठे थे। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल नहीं है, और इसका उत्तर कैसे मिलेगा? धन्यवाद हिमांशु जी। जी अगर आप मुझे इजाजत दे, उससे पहले मैं बस एक दो छोटी छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। जरूर सर, आपका स्वागत है। और उसके बाद मैं ये कहूंगा, देखिए रूस को यूरोप से कितना पैसा मिलता है। जी हर दिन उसे मिलता था, जब ये 24 फरवरी से पहले जब भी वहां से गैस और ऑयल आता था, जी हर दिन उसे मिलता था $400 मिलियन गैस के लिए। जी हर दिन उसे मिलता था $440 मिलियन ऑयल के लिए, तेल के लिए। जी मतलब एक दिन में उसे करीब 840-900 मिलियन डॉलर, मतलब $1 बिलियन से कम उसको मिलता था जी गैस के लिए। जी और जैसे रविंद्र ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए रूस, ये यूरोप बड़ी तेजी से रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहा है, और कैसे हमको सोर्सेज और चाहिए, अल्जीरिया है, लिबिया है, कतार है, वगैरह वगैरह, वहां से हम कैसे गैस लेकर आए टर्की के थ्रू वहां पर। और रूस भी प्रयास कर रहा है, जो डायरेक्ट नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 से तो नहीं जा रहा है, टर्की के थ्रू, बल्गेरिया के थ्रू जाए। तो इसीलिए अगर ये युद्ध और आगे चलता है, और अगर यूरोप अपने ही थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है रिन्यूएबल्स या अल्टरनेटिव सोर्सेज को देखकर, तो फिर उसमें रूस के लिए भी बहुत नुकसान होने वाला है।
जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये कहना मेरे विचार से थोड़ा ग्लिब होगा, मतलब थोड़ा ही सुपरफिशियल होगा, जो ये नेटो और रूस के बीच में लड़ाई हो रही है और यूक्रेन तो यूक्रेन इसमें कुछ खास इतना रोल नहीं। देखिए यूक्रेन तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। जी देखिए अगर खाली युद्ध में अगर हम कहें जो आर्म्स और वेपन्स के ही रोल होता है, तो तब जब काबुल में 15 अगस्त को पिछले साल वो आ रहे थे तालिबान, जी तो वहां से सब भाग नहीं जाते। उनके जो अमेरिका भी वहां से निकला है, आपको मालूम है हिमांशु जी, वहां पर कहते हैं 84 बिलियन डॉलर के वो हथियार छोड़ गए। आर्मामेंट्स और एयरक्राफ्ट और ये और वो सब छोड़कर, तो जी आर्म्स एंड आर्मामेंट्स। और हमारे साथ एक डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, कर्नल सोडी साहब हैं, वो बताएंगे। देखिए इट इज द ह्यूमन पावर जो उसके पीछे है। और वही पुतिन साहब ने सोचा था, मैं पहुंचूंगा, मेरी आर्मी पहुंचेगी और सब यहां से हमारे साथ मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो उस डिक्टेटर डी नाजिफिकेशन के लिए आए थे, वहां पर डीमिलिटराइजेशन के लिए आए थे, वो हमारे साथ मिल जाएंगे। यहां तक कि जैसे अभी बताया रविंदर ने, जो खार्किव के लोग जो जी केवल 40 किलोमीटर दूर है वहां से, और वो भी रूसी कल्चर, रूसी भाषा वगैरह वगैरह को समझते हैं, तो वो भी उसके साथ नहीं गए। और आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, जो इससे रूस को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। एक ही शायद मैं आपको इसमें उदाहरण दूंगा। जी अभी अभी एससीओ का समिट हुआ था वहां पर सितंबर में। जी ये वाला जो मध्य एशिया का देश है, 5 देश हैं, जी वो रूस उसको कहता है नियर अब्रॉड, और जी उसका वहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल है, दबदबा है। यहां तक कि वहां पर जब वो गए और लोग उनको, जो वहां के राष्ट्रपति थे, चाहे इसके किर्गिस्तान के थे या और थे, पुतिन को उनके लिए इंतजार करना पड़ा, जो ये वाले राष्ट्रपति आकर उनसे मिल रहे हैं। जी तो इसीलिए जो उनका स्तर था, जो उनका रुतबा था, जो उनका रुआब था यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में, अब जी अपने जो सबसे अभिन्न मित्र हैं उनके साथ भी वो भी उनको बहुत ऐसे लाइटली लेने लगे हैं। जी मैं ये नहीं कहूंगा जो पूरी तरीके से रूस मतलब खत्म होता जा रहा है, परंतु उसका जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, उसमें काफी कमी हुई है। आपके प्रश्न पर आते हुए हिमांशु जी, ठीक है, आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, जी परंतु इन्हीं वेपन्स को मैं कहूंगा, इसमें वेपन्स की भी को हमें देखना पड़ेगा, परंतु उसके साथ साथ जो ज्यादा गलती हुई है उनकी, वो है मिलिट्री स्ट्रैटेजी की। जी उनकी स्ट्रैटेजी बहुत फॉल्टी रही है, और इसीलिए हमने देखा है जो उनको ऐसे में या अभी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, या पहले सफलता उनको नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने 3 तरफ से कर दिया, बेलारूस से नॉर्थ से कर दिया, ईस्ट से कर दिया, और क्राइमिया से साउथ से कर दिया। जी 3 तरफ से आते हुए फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। मेरे विचार से इसमें उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का ज्यादा रोल है, जो कि वो सफलता नहीं मैं प्राप्त श्री कर साहब पाए। आपसे इस बात पे ही थोड़ी और रोशनी की उम्मीद करता हूं। कोई नए भौगोलिक क्षेत्र में जाए और वहां पर रणनीतिक दृष्टि से चूक हो जाए, ये बात समझ में आती है। यूक्रेन तो यूएसएसआर का पार्ट रहा है। लगभग भौगोलिक दृष्टि से देखें, कैसी सर्दियां पड़ती हैं, कैसी जलवायु है, कैसी धरती है, कैसी बर्फ है, कमोवेश रूस और यूक्रेन में बहुत अंतर की स्थिति नहीं है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती, वाकई स्ट्रेटेजिकल चूक है या कुछ और है? क्या वाकई रूस की सेना भी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं कि हमें ये हमला करना चाहिए? क्या ये भी कोई एक कारण आप देख पाते हैं इसके संदर्भ में? देखिए, एक तो मैं समझता हूं, और ये जो हमारे और पैनलिस्ट हैं वो भी उसके ऊपर रोशनी डाल पाएंगे। जी मुझे लगता है जो जब एक जगह वन मैन रूल होता है, वन जी पर्सन रूल होता है, वो आप किसी और से एडवाइस नहीं लेते हैं, और जी आप समझते हैं जो बिल्कुल जो मैं समझता हूं वो ठीक है। जी और यही पुतिन साहब इसके पहले, युद्ध शुरू होने से पहले बहुत कहते रहे, जो यूक्रेन तो एक आर्टिफिशियल स्टेट है, इट हैज नेवर एक्सिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। वो तो हमेशा सोवियत संघ का या रूस का वो हमेशा हिस्सा रहा है। तो एक मेरे ख्याल से जिसे कहा जाए हुब्रिस या एरोगेंस, जो जी भाई ये तो हमारा अपना ही है, इसको तो हमें लेने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, जी तो वो उसमें है। और फिर दूसरी बात है, नहीं, जो अपने रूस से पत्रकार हैं, मैं उनसे सहमत हूं, जो, और मैंने 2 बारी रूस में अपना पोस्टिंग किया है, टेन्योर किया है, जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वहां पर, और मैं जानता हूं जो पुतिन साहब का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है
पर यही बात होती है जब पर्सनलाइज रूल होता है, तो तब एक तो आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है, दूसरा अगर आप कोई अपोज करता है, एक तो उन्होंने अपने सब अपोनेंट्स को खत्म कर दिया है, जी चाहे हटा दिया है या जेल से में डाल दिया है या कुछ भी किया, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। परंतु कोई उनके विरुद्ध अगर ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करता है तो उनको भी वहां से इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। इट्स नॉट लाइक अ डेमोक्रेसी, भाई आप कहीं प्रोटेस्ट करना चाहें, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें वगैरह वगैरह, उसमें आप हो सकते हैं। और बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो वहां की सेना है, नंबर वन दे मस्ट हैव थॉट दैट इट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। जी ओवर कॉन्फिडेंस, कंप्लेसेंसी आ गई। और दूसरा दे डिडंट रियली हैव देयर हार्ट इनटू इट, जो भाई जाएंगे करेंगे एंड विल जस्ट वॉक थ्रू। जी और आई थिंक जब रियलिटी चेक हुआ तो तब उन्हें मालूम चला जो ये वो है। और आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, ये मैंने जो वहां पर सुना है, समझा है, लोगों से बात की है, वो कहते हैं जो रशियन आर्मी की स्ट्रेंथ रही है जी वो यूक्रेनियन सोल्जर्स ने दी है। जब यूक्रेन वहां पर सोवियत संघ का हिस्सा था, वही है जो कोसैक्स हैं और जो फाइटर्स हैं वो यूक्रेन से आते हैं। और जब ये यूक्रेन यहाँ पर, और हमने देखा भी है जो कैसे न केवल वहां के यूक्रेन के सैनिक परंतु वहां के लोग भी कैसे डटे हुए, कैसे जमे हुए हैं और पूरी तरीके से सामना कर रहे हैं। जो बात सज्जनहार साहब कह रहे हैं उसी को थोड़ा विस्तार देने के लिए मैं सुमित हुड्डा जी के पास रुक करता हूँ। तो सुमित जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि सामाजिक रूप से कितना बड़ा संकट पैदा हुआ है रशिया में और यूक्रेन में इस हमले को लेकर। रूस और यूक्रेन में ऐसे कई घर हैं जिसमें पता चला कि शादियां हुई हैं, पत्नी यूक्रेन से है, पति रूस से है, या पति यूक्रेनियन है, पत्नी रूसी है। एक रोटी बेटी का संबंध दोनों देशों के बीच में रहा, दोनों संस्कृतियों के बीच में रहा। अब ये युद्ध हो गया, घर कैसे बचे हुए हैं, या घर भी उसी तरीके से सड़क पर आ गए? देखिए, कुछ घरों में तो दिक्कत हुई है, और ये सही है हिमांशु जी, बहुत ज्यादा साझे के परिवार हैं जिसमें आधे यूक्रेनी हैं, आधे रशियन हैं। इवन रशिया के अभी आप मंत्रालय लेंगे, उसमें 4-5 आदमी यूक्रेनी मिल जाएंगे जी ठीक है, जो पैदा यूक्रेन में हुए हैं, स्कूल यूक्रेन में किए हैं सोवियत संघ के समय, उसके बाद मॉस्को शिफ्ट हो गए और वो अभी तक मॉस्को रह रहे हैं, लेकिन वो यूक्रेनी हैं जी और बहुत ज्यादा दिक्कत तो है लोगों के बीच में। जी कुछ परिवार हैं जो मॉस्को आ गए हैं और उनके परिवार यूक्रेन में रह गए हैं जी और आपस में जब वॉर शुरू हुई थी तो शुरू में बोलचाल भी बंद हो गई थी लोगों के आपस में जी लेकिन अभी चेंज हो रहा है और यूक्रेन के लोगों के प्रति सिंपैथी ज्यादा बढ़ती जा रही है। नहीं, मैं इसे थोड़ा और समझना चाहूंगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं, तो ये मामला केवल देशों की लड़ाई तक नहीं रहता, ये हमारे दिलों की लड़ाई की में भी तब्दील हो रखा है। पाकिस्तान विश्व कप हार गया, हम बाहर हो गए थे, हमें इस बात का इतना गम नहीं था, जिससे ज्यादा खुशी इस बात को लेकर हुई कि देखो पाकिस्तान विश्व वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। आपसे जानना ये चाहता हूं कि यूक्रेन को लेकर वैसा ही भाव रशियन के मन में है, या रशियन के अंदर ये एहसास आ रहा है कि यार इसके साथ गलत हो रहा है? देखिए, रशिया डिवाइडेड है इस चीज के ऊपर। रशिया में लेकिन वो माइनॉरिटी है जो ये समझती है कि ये गलत हो रहा है जी, लेकिन है रशिया में ऐसे लोग भी जो समझते हैं कि ये सही हो रहा है। लेकिन यूक्रेन के बारे में मैं आपको एक बताऊंगा, मेरे बहुत मित्र हैं यूक्रेन में, कि यूक्रेन का हर आदमी रशिया के खिलाफ है जी। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी। अगर रशिया कीव पे और पूरे देश में बम्बार्डमेंट नहीं करता, उससे पहले मतलब नफरत नहीं थी रशिया के प्रति जो अब है। अभी आप सब लोग मान्य हैं और बोलते हैं कि समझौता हो सकता है, पर मेरे विचार से ज़ेलेंस्की कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कंप्रोमाइज करेगा तो उसकी पब्लिक ही उसको उखाड़ फेंकेगी। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। जिस तरीके से रूसी फौजें अब यूक्रेन में नागरिकों को निशाना बना रही हैं या वहां के बुनियादी संरचना पर हमला कर रहे हैं, उसके चलते यूक्रेन की जन भावना रूस के खिलाफ हो गई है। थोड़ी देर मैं आपसे समझना चाहता हूं
क्या इन कोशिशों से पुतिन अपनी राह मुश्किल ही नहीं कर रहे हैं? क्या इस प्रकार के हमलों से पुतिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी संदर्भ में नकारात्मक या नफरत का वातावरण बना रहे हैं, पर अपने पड़ोसी मुल्क में भी एक नफरत का वातावरण ही निर्मित कर रहे हैं? यह इन्हें सफलता दिला देगा? बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी जब लड़ाई लड़ती है, भारतीय सेना ने भी कई जंगें लड़ी हैं, कभी भी हम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं करते हैं, कभी सिविलियंस को टच नहीं करते हैं। हमारी लड़ाई होती है दूसरे देश के सैनिकों के साथ, दूसरी देश की सेना के साथ। लेकिन जो राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं अब यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके, यूक्रेन के सिविलियंस को इतना तकलीफ, अभी एक रिपोर्ट आई थी जो अमेरिका सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दी है कि जितने लोग मरे उसमें 40,000 तो यूक्रेनी सिविलियंस मरे हैं। तो ये जो राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनके लिए एक नफरत तो पैदा हो ही रही है, प्लस ये अपने लिए दिक्कत भी कर रहे हैं। जैसे अभी हडा साहब ने बिल्कुल सही बताया मॉस्को से कि अब हर यूक्रेन का जो नागरिक है वो रूस की तरफ हो चुका है, क्योंकि रूस के जो एक्शंस है वो ऐसे रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे डॉक्टर हिमांशु जी, कि हमने ये पूरा एनालाइज किया है कि रूस की इस जंग में क्या स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुई हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, रूस की जो गलतियां थी 2008 से शुरू हुई, जब 2008 में रूस ने अपने रक्षा सुधार या डिफेंस रिफॉर्म्स को एक बहुत तीव्र गति में किया, और इन डिफेंस रिफॉर्म्स के तहत उन्होंने दो मुख्य चीजें की। पहले इन्होंने अपने सैनिकों की जो सर्विस थी वो घटा के 8 साल कर दी अधिकतर लोगों की, और दूसरा उन्होंने बहुत कॉस्ट कटिंग की, जिसकी वजह से उनके ट्रेनिंग पे और उनके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस पे फर्क आया। जो इन्होंने जल्दबाजी में 2008 में रक्षा सुधार किए, उसका आज खामियाजा इनको भुगतना पड़ गया। बाकी इनकी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स तो जाकी जो विख्यात को पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बताई हैं। इसका एक बुनियाद इनके डिफेंस रिफॉर्म भी थे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हर देश में, हमारे देश में भी कई लोग कहते हैं कि हम इतना पैसा सेना पे क्यों खर्च कर रहे हैं जब पीस है, जब शांति है। हमें याद होना चाहिए कि शांति इसलिए कि सेना मजबूत है। जिस दिन हम सेना के ऊपर कटौती करेंगे, उनके सैनिकों के मनोबल के साथ खेलेंगे, वही हाल होगा जो रूस का हो रहा है इस जंग में, और चीन का भी ऐसे ही हाल है। हालांकि रूस और चीन के पास बहुत आधुनिक हथियार हैं, लेकिन उनकी जो, जैसे अम्बेसडर सज्जनार साहब ने सही बताया, उनके जो सैनिक है, उनके सैनिक का मनोबल, उनके सैनिक की क्वालिटी बहुत कम है। चीन का भी हमने देखा गलवान में, क्योंकि चीन ने भी 1984 से डिफेंस रिफॉर्म्स किए, जिसका खामियाजा चीन को भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी अहम चीजें अगर हम देखें तो एक चीज सामने उभर के आती है। एक तो राष्ट्रपति पुतिन ने जो ये सिविलियंस को टारगेट करे वो गलत करें। दूसरा, ये जो रक्षा सुधार की हम बात करते हैं, ये बहुत सोच समझ के होनी चाहिए, क्योंकि इससे सीधा किसी भी देश की सुरक्षा पे फर्क आता है। सोडी साहब, इनको रक्षा सुधार बोलना चाहिए या रक्षा व्यवस्थाओं में परिवर्तन बोलना चाहिए? सुधार तो तब माने जाएंगे ना जब उसके सकारात्मक परिणाम मिले, तो सुधार कहां रहे? रक्षा व्यवस्थाओं में परिवर्तन है और वो परिवर्तन जो है विनाशकारी हो रहा है। बहरहाल मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, फिर आखिरी बातचीत के लिए रोबिन सचदेव जी से होते हुए टिप्पणी में अशोक सज्जनहार साहब से लूंगा। सर्दियां फिर से आने वाली हैं, सर्दियों का फिर से आना किसके लिए मददगार रहने वाला है रणनीतिक रूप से? रूस के लिए या यूक्रेन के लिए? बड़ा महत्वपूर्ण है हमें ये जानना। जी सोडी साहब। डॉक्टर हिमांशु जी, ये जो सर्दियां हैं ये यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हमने देखा फरवरी में भी जब रूस ने हमला बोला, सर्दियां थी, बर्फ गिरी हुई थी, और रूस को पहले दिन से ही खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वो अपनी जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, टैंक थे, उनको वो खुले मैदान में क्रॉस कंट्री का इस्तेमाल नहीं कर पाए। किसी भी जंग में जब हम टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा सैनिक फायदा होता है जब उन्हें खुले मैदान में क्रॉस कंट्री में इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे जैसे ठंड शुरू हो जाएगी, रूस फिर उसी दलदल में घुस जाएगा जैसे 24 फरवरी में घुसा था, और यूक्रेन का ऑलरेडी यूक्रेन को सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। सर्दियों के महीने में यूक्रेन को और सक्सेस मिलेगी और रूस एक और बैकफुट पे होगा। तो सोडी साहब बता रहे हैं अपने आकलन के हिसाब से, तो उसका नतीजा ये बता रहा है कि रूस के लिए राह और कठिन होने जा रही है, पर इसके बावजूद भी पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, समाधान के संदर्भ में कोई पहल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है रोबिन सचदेव साहब, आप समझ पा रहे हैं क्या? सफलता कहीं दिख नहीं रही और व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों?
ओके, दो तीन चीजें हैं जी। देखिए, पुतिन के लिए ये वॉर, जैसे हमारे एमिनेंट कोलिग्स बता रहे हैं कि यूक्रेन क्या वो समझते हैं यूक्रेन तो स्टेट ही नहीं है, जी। पर उससे भी ज्यादा पुतिन के लिए वॉर आइडियोलॉजी की है और रिलीजन की है। जी। पुतिन ने इस वॉर को क्लियर कट रिलीजन के विचार से पोजीशन करा है कि ये जो वॉर है ये वेस्ट के खिलाफ है, वेस्ट डिकैडेंट हो गया है। जी। लेस्बियन गे मूवमेंट्स करते हैं, गे प्राइड्स करते हैं, ये क्या है, क्रिश्चियन वैल्यूज नहीं है। और रशिया का जो हमारा ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये रियल क्रिश्चियनिटी है। जी। पुतिन आप देखिए हर बार इसमें एक आए वन। सेकेंडली ऑफकोर्स डी नाजिफिकेशन वगैरह, चाहे अब वो कम बात कर रहा है बट है डी नाजिफिकेशन इनके माइंड में। तो पुतिन के माइंड में ये इस तरह की वॉर है, पुतिन एंड हिज एडवाइजर्स वन। जी। सेकेंड, अभी शांति पे आते हैं, बट जो वेपन्स की बात हो रही थी, आई एग्री। सी, वेपन्स इनके क्यों नहीं चले उसका एक बहुत अहम कारण है, बहुत बड़ी करप्शन है रशियन आर्मी में। जी। तो जो पैसा दिया जाता है था इनको बजट फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सरसाइजेस, जी। वो इस्तेमाल नहीं होता था, करप्शन में चला गया। तो क्या हुआ, इनके जो टैंक्स और ट्रक्स जो कीव की तरफ आ रहे थे उनके टायर क्यों फटते गए? जी। देखिए, ट्रक्स के अपेरेंटली हर 3 महीने रोटेशन, जैसे गाड़ी के टायर रोटेट करते हो ना, जी। क्योंकि कार अगर एक तरफ खड़ी है तो सूरज एक तरफ से आ रहा है तो उसको क्रैक करने लगता है। तो इन हेवी टायर्स को रोटेशन होती रहनी चाहिए जी। एंड प्लस गुड क्वालिटी के होने चाहिए। तो एक डीप रिपोर्ट है बाय अ टायर एक्सपर्ट यूएस आर्मी का जिसने लिखी है, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जी। उसने ये दे रीच दिस एंड दे सेड ओके, सो ह्यूज करप्शन, जो पैसा एक्सरसाइजेस के लिए आते हैं, 10,000 सोल्जर की एक्सरसाइज करनी है, कितना डीजल जलाओगे, कितना खाना पीना, टेंट, ये वो क्या करना, उसका आधा पैसा खर्च करो बाकी पॉकेट में डालो। जी। That was a huge reason also for Russian failure, other than, or the weapons failures other than these things, right? एक और, it's a failure of, जैसे भी बात हो रही है, इंटेलिजेंस ऑल्सो। एरोगेंस तो है ही, बट ये इंटेलिजेंस का भी तो फेलियर है। जी। और वो इंटेलिजेंस का फेलियर शायद इसलिए और भी है, यस, जब लीडर होता है, बॉस होता है, तो वही सिंगल मैन रूल, तो उसको कोई सच्चाई नहीं बोलना चाहता, एवरीबॉडी इज अ यस मैन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उसका इतनी उसकी इतनी टावरिंग पर्सनालिटी है। तो दो पॉइंट हो गए इसमें, क्वालिटी एडवाइस नहीं दी गई और इंटेलिजेंस फेलियर भी। तो पॉइंट इसकी एनालाइज करेंगे तो बहुत रीजन निकल सकते हैं, अब क्या पता क्या क्या इसलिए था, बट दीज seem to be some of the possible things. Now, just last one, winter point. Winter में I would also say Ukraine may be better placed. Again, forget the military part. जी। Ukraine will be better placed क्योंकि NATO और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेनियन सोल्जर्स के लिए गर्म कपड़े, गर्म जूते, हीटेड टेंट्स फटाफट दे रही है, डीजल वीजल स्टोव वो, क्योंकि भाई वॉर है, वेपन्स के अलावा। तो रशियंस के पास भी होगा विंटर से बचने का सामान, नो डाउट, गर्म रखने को, बट यूक्रेनियन सोल्जर्स को मे बी दुनिया की बेस्ट क्वालिटी के बेहतर संसाधन मिलेंगे सर्दियों में लड़ाई लड़ने के लिए, और इसलिए यूक्रेन ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेगा, ये कहना रोबिन सोल्जर जी का। लेकिन मैं आखिरी बात के लिए सज्जनहार साहब जो आना चाहता हूं, वो आपके अनुभव को सुनने के लिए आना चाहता हूं। भारत की जो भूमिका रही है उसको लेकर कई लोग अचंभित रहे इस पूरे मामले में। भारत रूस के खिलाफ नहीं गया, और इसके बावजूद भी अमेरिका समेत तमाम देश भारत को लेकर नाराजगी भी नहीं जताए। जेलेंस्की की छोटी मोटी टिप्पणियां ले लें, बाकी सब भारत की सराहना कर रहे हैं। हम अपने अनुसार फैसला ले रहे हैं, ये बात भी सब लोग कह रहे हैं। इस कुशलता के संदर्भ में, इस छवि के संदर्भ में, इस वातावरण के संदर्भ में थोड़ा रोशनी दीजिए ना, ये हम कैसे कर पा रहे हैं? आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया, उसे अनम्यूट कर देगा सज्जन साहब। वेरी सॉरी जी। जी धन्यवाद जी। तो इसमें मैं दो तीन चीजें कहूंगा। देखिए, एक तो यकीनन अर्थव्यवस्था का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है जी। अब डोमेस्टिकली इंटरनली मैं किसी और डिबेट में था, वो अपना कल बता रहे थे जो कैसे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और जीडीपी कम हो गई है। परंतु अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखेंगे तो आप देखेंगे ये, और हमेशा यही बात आती है 2014 में क्या था और अब क्या है। तो मैंने उनको यही वो दिया, एक उदाहरण दिया। 2014 में भारत 10वें स्थान पर था ग्लोबल जीडीपी के हिसाब से जी। आज वो 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई है। और ये बहुत सारी, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो या बहुत सारी और एजेंसीज कह रही हैं, इस दशक के आखिर तक या 2027 तक
हम जर्मनी की अर्थव्यवस्था के आगे निकल जाएंगे और अगले दशक के शुरू में 30, 31, 32 में हम जापान की अर्थव्यवस्था से तो हम तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था में बन जाएंगे। जी अभी आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीना ग्योर्गिएवा, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में घोर अंधकार है, जी अगर कहीं एक रे ऑफ होप, एक बीकन ऑफ होप अगर कोई दिखती है तो वो भारत है। जी क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से अपने, चाहे वो कोविड-19 से डील किया हो या हमने ये जो आपने रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में कहा हो वैसे डील किया हो, सभी बहुत कोई भी ऐसा देश ऐसे नहीं कर पाया है, चाहे बहुत ही विकसित देश हो। जी और सभी जगह है, देखिए पिछले 15 साल में हमने 415 मिलियन लोगों को पावर्टी से ऊपर कर दिया है। पहले हमारी पावर्टी लेवल 55.6% था, आजकल 11.1% हो गया है। तो देखिए पूरी दुनिया में इसका ये असर पड़ा है। हम जो कहते हैं वैक्सीन मैत्री, हमने अपने यहाँ 2 बिलियन डोजेस एडमिनिस्टर किए हैं वहां पर। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दैट डिटेल। वो प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा जो पूरी दुनिया का 40% जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भारत में होती हैं, और वो हमने देखा है, हमने अपने सामने देखा है जो कैसे इसका। तो एक तो ये आर्थिक तरीके से, दूसरा मेरे विचार से एक हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जी जो वो आप दूसरे देशों में इतना अच्छा नहीं, आप यूके में ही देखिएगा कितने महीनों में 3 वहां के प्रधानमंत्री बदले गए हैं। जी तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा आपकी जो कॉन्फिडेंस है, जब आप अपनी विदेश नीति को, जैसे हमारे विदेश मंत्री जाते हैं या हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, जब उनसे बात की जाती है, पूछी जाता है, तो बिल्कुल सहज तरीके से और आंख में आंख डालकर अपने हितों को रक्षा करने के लिए वो बात कर सकते हैं। तो हमारी पॉलिसीज हैं, बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन है, फर्म अपनी पोजीशन है। तो मेरे ख्याल से ये दुनिया देखती है और वो समझती है जो अगर दुनिया के जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं आजकल, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे अब हमारे साथ जो है जो चीन के साथ कैसे निपटा जाए, कैसे जूझा जाए, आतंकवाद है या और भी है या इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर उन चुनौतियों का हमने हल निकालना है तो भारत के बिना वो नहीं हो सकता। इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल टू फाइंडिंग दी सॉल्यूशंस। अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक उसको हमको प्राप्त करना है, तो भारत को साथ में लेकर चलना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत के बारे में पहुंचे तो 3-4 बातें उभर कर आ रही हैं। एक, कि रूस यूक्रेन विवाद का तुरंत कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, ये सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो समझ में आ रही है वो ये कि दुनिया के तमाम देश भी अभी समाधान की दृष्टि से कोई गंभीर प्रयास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये दूसरी निराश बात है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इस युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने को लेकर अभी तुरंत कोई आशंका दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये बात सभी जिम्मेदार लोगों की समझ में है कि इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। पोलैंड पर गिरी मिसाइल के संदर्भ में जिस प्रकार का व्यवहार G7 देशों ने किया है वो बता रहा है कि उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि ऐसी किसी भी कोशिश का नतीजा पूरी दुनिया के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे संक्रमण काल में भारत अपने आप को एक उम्मीद के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहा है। इसके तमाम कारणों के संदर्भ में सज्जनहर साहब ने रोशनी डाली, लेकिन आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि रूस और यूक्रेन जिनके बीच में भाईचारे के संबंध थे, इस तात्कालिक घटनाक्रम के चलते दुश्मन के संबंधों में तब्दील हो रहे हैं। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी लोगों के मन में भले यूक्रेनियों के संदर्भ में कुछ सद्भावना हो, पर हर यूक्रेन के मन में रूस को लेकर एक नकारात्मकता आ गई है। निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। देखें इसका समाधान आने वाले समय में दुनिया को किस रूप में देखने को मिल सकता है। पर बहरहाल वर्तमान हालातों को लेकर हुई इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां कुछ इस प्रकार से सुनिए कि बहुत नहीं थे सिर्फ 4 कौए थे काले, बहुत नहीं थे सिर्फ 4 कौए थे काले, उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं, वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं औगुनिया में। ये औगुनिये 4 बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। भवानी प्रसाद मिश्र ने कितनी कमाल की बात कही थी।
दुनिया के वर्तमान संदर्भों के संदर्भ में कुछ देशों के तौर तरीकों को देखिए, आपको ये पंक्तियां बड़ी सटीक दिखाई देंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को गुनगुनाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस आग्रह के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।